तो आज मैं आपको अंडरस्टैंडिंग एंड इंडिविजुअल डिफरेंस का पार्ट 6 पढ़ाने जा रही हूँ। और मेरे पार्ट 6 में है कि व्यक्तित्व को परिभाषित करेंगे हम आज, और व्यक्तित्व की विशेषताएं बताऊंगी मैं आपको, तथा व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में भी बताऊंगी कि कारक कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार के होते हैं और उनके कितने टाइप्स होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आज इस क्वेश्चन में आपको अच्छे से बताऊंगी। तो हमारा व्यक्तित्व का अर्थ है कि मुखौटा या नकली चेहरा। प्राचीन काल में तथा एक आम या अशिक्षित व्यक्ति के लिए व्यक्तित्व से अभिप्राय है शारीरिक रचना, रंग रूप, वेशभूषा इत्यादि से था। पहले के लोग सोचते थे कि शक्ल सूरत या उसके पहनावे से ही उसकी वेशभूषा मानी जाती है, लेकिन नहीं। बाहरी गुणों द्वारा प्रभावित करने वाला व्यक्ति ही सबसे अधिक प्रभावशाली माना जाता है। जो बाहर अपना व्यक्तित्व बनाता है, अपनी समाज में पहचान बनाता है, उसको आज के समय में या व्यक्तित्व रूप से सही रूप से व्यक्तित्व कहा जाता है। तो ये था हमारा व्यक्तित्व की परिभाषा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इसके बारे में, इसके कारकों के बारे में। तो यह व्यक्तित्व की कारक मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब विशेषताएं हैं, पहले हम विशेषताओं के बारे में पढ़ लेते हैं। तो विशेषताओं में क्या होती है, सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि गतिशीलता होनी चाहिए मनुष्य में, आत्मचेतना होनी चाहिए, अनुपमता होनी चाहिए, लक्ष्य निर्देशित करने के पूर्ण जागरूकता होनी चाहिए, सामाजिकता होनी चाहिए, एकीकरण होना चाहिए। मनुष्य में गुण बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे समायोजन की योग्यता। फिर आता है निरंतरता, दृढ़ता, लचीलापन, सुदृढ़ इच्छा शक्ति, मनोदैहिक। ये सारी हमारी विशेषताएं हैं जो हर एक व्यक्तित्व के अंदर होनी चाहिए, तभी वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, और उसमें होती भी हैं। जो हमारे कुछ जैविक या वंशानुक्रम संबंधित भी होते हैं, ये हमारे परिवार के अनुकूल होते हैं। जैसे कि हैं शारीरिक संरचना, जैसे हमारे फैमिली के लोग होते हैं उसी तरह हमारे फेस का आकार, बॉडी की संरचना होती है। हमारे भाषा, बोली, सब चीज़ों में काफ़ी वंशानुक्रम देखा जाता है। लिंग में भी काफ़ी वंशानुक्रम होता है, बुद्धि में होता है। नालिका विहीन ग्रंथियाँ भी वंशानुक्रम कई बार पाई जाती हैं, नाड़ी संस्थान भी, शारीरिक रसायन भी। तो ये सारी चीज़ें हमारे वंशानुक्रम पर निर्धारित होती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी नालिका विहीन ग्रंथियाँ क्या होती हैं। तो नालिका विहीन ग्रंथियों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं। तो पहला होता है उपवक्का ग्रंथि यौन ग्रंथियाँ। फिर उसके बाद आता है थायराइड ग्रंथियाँ। फिर उसके बाद आता है हमारा पैराथायराइड ग्रंथियाँ। फिर आता है पीयूष ग्रंथियाँ। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं मैं उसको समझा देती हूँ आपको। पहला है हमारा कि उपवक्का ग्रंथि के अंतर्गत आता है हमारा कोर्टिन, एंड्रेनेलिन आता है। फिर उसके बाद आता है यौन ग्रंथियों के अंतर्गत आता है पुरुष और स्त्री दोनों के बारे में हम बता देते हैं आपको। पुरुष में अंडाकोश तथा स्त्रियों में अंडाशय, और दोनों हार्मोन से मिलकर बनते हैं। फिर उसके बाद आता है एंड्रोजन और एस्ट्रोजन, ये गर्ल्स में, लेडीज़ में, तथा ये बॉयज़ में, जेंट्स में। फिर आता है हमारा थायराइड ग्रंथियाँ। थायराइड ग्रंथियाँ हमारे हार्मोन के ऊपर निर्भर रहती हैं, जो थायरोक्सिन कहलाती हैं। फिर उसके बाद आता है पैराथायराइड ग्रंथियाँ। पैराथायराइड ग्रंथियाँ में क्या होता है, अगला भाग होता है जिसमें 6 हार्मोन होते हैं। फिर आता है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि में पिछला भाग होता है जिसमें पिट्यूटरीन होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे नालिका विहीन ग्रंथियाँ हैं, जिसके अंतर्गत ये हमारे हार्मोन्स में भी काम करते हैं और हमारे हमारी ग्रंथियों को प्रभावित करते हैं। वे हमारा कि वातावरण संबंधित कौन कौन से कारक होते हैं। तो वातावरण कारक है, सामाजिक संरचना होती है, सांस्कृतिक वातावरण होता है, भौगोलिक वातावरण भी होता है, पारिवारिक वातावरण होता है, माता पिता का बच्चों के प्रति दृष्टिकोण बढ़ता जाता है, माता पिता की योग्यताएं भी बढ़ती जाती हैं, तथा पारिवारिक सदस्यों का व्यवहार और व्यक्तित्व बढ़ता है, सामाजिक आर्थिक स्थिति भी बदलती है, परिवार का आकार बढ़ने लगता है। ये समय के अनुसार सारी चीज़ें होने लगती हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वह समाज में निकलता है, उसको ये सारी धारणाएं पता चलती हैं और वातावरण के अनुकूल बच्चा उन सब संरचनाओं में ढलता चला जाता है। फिर आता है स्कूल का वातावरण।
इनके साथ साथ स्कूल का वातावरण भी आता है हर एक बच्चे के जीवन में। तो उसके बाद आता है आस पड़ोस। आस पड़ोस में वो देखता है कई चीज़ें जिनको अनुभव करता है। फिर आता है धार्मिक संस्थाएं। धार्मिक संस्थाओं में भी उससे काफ़ी क्वेश्चंस उठते हैं, उनके क्वेश्चन का आंसर ढूंढता है। फिर उसके बाद उसको सही निर्णय लेने की समझ आ जाती है। फिर आता है मित्र मंडली, यानी लीडरशिप या फ्रेंडशिप जिसे आप कहते हैं। अन्य संस्थाएं हो गई, जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट या फिर किसी भी तरह की संस्थाएं आप कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे वातावरण संबंधी कारक होते हैं। फिर आता है हमारा मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारक में क्या आता है? पहले आता है इच्छा शक्ति जागृत होती है, जिसके अंतर्गत आकांक्षा स्तर होता है तथा उसमें उपलब्ध अभिप्रेरणाएं उपलब्ध होती हैं। रुचियां एवं दृष्टिकोण, रुचियों का भी ज्ञान होता है तथा अपनी रुचियां भी प्रदर्शित करते हैं, उनको अपनी रुचियों को दिखाने का भी अवसर प्राप्त होता है। फिर आता है हमारा बुद्धि तथा मानसिक विकास। इसके चलते बुद्धि तथा मानसिक विकास का भी विकास होने लगता है तथा वे नई नई चीज़ों से सीखने लगते हैं कि हर एक क्षेत्र में कैसे कैसे हमें कार्य करने चाहिए। तो इस तरह से उनके बुद्धि का विकास होता है तथा मानसिक होता है। फिर आता है हमारा संवेगात्मक विशेषताएं भी बढ़ती जाती हैं। फिर आता है हमारा अन्य मनोवैज्ञानिक कारक। और क्षेत्रों में भी मनोवैज्ञानिक कारक होते हैं जिन पर ध्यान देने लगते हैं। तो ये हमारा था मनोवैज्ञानिक कारक। मैंने आपको व्यक्तित्व के हर एक प्रकार तथा विशेषताएं तथा अर्थ सब कुछ समझा दिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तभी आप मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच पाएगी। अगर आपको नॉलेज लेनी है बीएड के बारे में या बीएड के नोट्स के बारे में, तो इस वीडियो को आप प्लीज़ फॉलो कर लेना और लाइक भी कर देना, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना। थैंक यू।